नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज एलटी हिंदी के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मैं कुमाऊं मंडल की बात कर रहा हूं। तो आज एलटी हिंदी के कैंडिडेट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस अंतिम चरण को पार करते ही उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब एक एक करके दोस्तों एलटी के जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको शिक्षा विभाग के द्वारा फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है और उनको ज्वाइनिंग दी जा रही है। अब ऐसे में काफी सारे अभ्यर्थी हैं जिनका 0.25 से रुक गया है, किसी का 0.5 से रुक गया है, किसी का 1 नंबर से रुका है। तो उनके द्वारा बहुत सारे मैसेज आते हैं, पर्सनली मैसेज करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब में भी आपके बहुत कमेंट्स आते हैं एलटी वेटिंग को लेकर कि सर कितनी वेटिंग आएगी, कब तक वेटिंग आएगी और कितने मार्क्स वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, वेटिंग आएगी या फिर नहीं आएगी। इसके अलावा एलटी पदवृद्धि को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कई लोग तो एलटी पदवृद्धि और एलटी वेटिंग के बारे में नहीं जानते हैं, इनके बीच में अंतर नहीं कर पाते। इसके अलावा प्रवक्ता पद वृद्धि को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इन टॉपिक्स को लेकर ही बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एलटी वेटिंग की। देखिए 2014 से पहले जितनी भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी थी, लाइक यूबीटीआर की बात करें या फिर पंतनगर की बात करें, तो दोस्तों ये जब एग्जाम कंडक्ट करवाते थे, एलटी की अगर मैं बात करता हूँ या फिर कोई भी अन्य एग्जाम होता था, तो ये दोस्तों वेटिंग का वहां पर प्रावधान नहीं करते थे। यानी कि रिटन एग्जामिनेशन में जो आपके मेरिट के अकॉर्डिंग जितने भी आपके सफल अभ्यर्थी थे, लाइक अगर 100 पोस्ट हैं तो उसके सापेक्ष 100 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था। तो जितने आपके फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल होते थे उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती थी, और बाकी जितनी भी पोस्ट वैकेंट रह जाती थी उनको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता था, यानी कि उनको उन पर वेटिंग नहीं आती थी। लेकिन बाद में दोस्तों नियम चेंज हुआ 2014 के बाद। 2014 अगर 15 अगर हम एलटी की बात करें, तो वहां पर दोस्तों क्या हुआ कि जो उस बैच के अभ्यर्थी हैं उनको दोस्तों मौका दिया गया। कहने का मतलब है कि जितने पद गवर्नमेंट के द्वारा निकाले गए हैं तो कोशिश ये रहती है कि उनमें से कोई भी वैकेंट ना जाए, अनटिल एंड अनलेस अगर उसमें अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो। क्योंकि दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहां पर दोस्तों न्यूनतम अंक लाने अनिवार्य होते हैं। अगर आप उससे कम अंक लाते हैं तो फिर आपको मेरिट के लिए कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 45% लाना अनिवार्य है। इस तरह से अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो भी आपको 45% लाना अनिवार्य है। इसी तरह से आपकी जो भी रिस्पेक्टेड कैटेगरी है वहां पर आपको न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है, तभी जाके दोस्तों आपको कंसिडर किया जाएगा मेरिट में। अदरवाइज आपको वेटिंग में भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, मेरिट तो दूर की बात है। ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है? तो कभी कभार क्या होता है कि जब ऐसे अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं तब दोस्तों आपकी जो पोस्ट है उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। लेकिन इसमें भी दोस्तों अलग अलग नियम है, क्योंकि देखिए अगर कुछ सीट्स होती हैं जो कि वर्टिकल रिजर्वेशन के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहती है, जबकि कुछ सीट्स होती हैं जो कि आपके हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहती है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की हम बात करते हैं तो जैसे कि हमारे यहाँ वुमेन रिजर्वेशन है, वो आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत आता है। ऑर्फन रिजर्वेशन है, वो भी दोस्तों आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत आता है। तो इसमें कभी कभार क्या होता है कि अगर वुमेन कैंडिडेट्स ना मिले तो इसमें क्या होता है कि जो रिस्पेक्टेड जनरल कैटेगरी है उसको वो पोस्ट दे दी जाती है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, जैसे कि हम फिजिकली हैंडीकैप की बात करते हैं तो फिजिकली हैंडीकैप की पोस्ट को कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे फिजिकल हैंडीकैप्स कैंडिडेट्स नहीं मिलते जो कि न्यूनतम मार्क्स ला पाए। तो फिर उनको उन अगर उनके उतने अभ्यर्थी मिलेंगे ही नहीं तो फिर वो क्या करते हैं कि वो पोस्ट को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। लेकिन अगर जैसे हम वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें तो वर्टिकल रिजर्वेशन में जो सीट्स होती है, अगर वो वहां पर वर्टिकल रिजर्वेशन का अगर कैंडिडेट्स मिला, लाइक एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस की मैं बात करता हूं, तो अगर वो कैंडिडेट्स मिलता है तो वहां पर उसी कैंडिडेट्स के रिस्पेक्टेड कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के द्वारा वो सीट भरी जाती है। अगर नहीं मिलता तो फिर उसको भी क्या करना पड़ता है, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम वेटिंग की जब बात करते हैं तो वेटिंग जब निकलती है तो जिस पोस्ट में, यानी कि कोई अभ्यर्थी जिस पोस्ट में आपका सेलेक्ट होता है उसी कैटेगरी में आपकी वेटिंग भी दोस्तों निकलने का प्रावधान है। कई बार क्या होता है कि आप में से कई लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि सर किसी कैंडिडेट्स ने, मान लेते हैं वो सेलेक्ट हुआ एज अ ओपन कैटेगरी और लेकिन था वो वुमेन्स ब्रांच का या किसी और रिस्पेक्टेड कैटेगरी का, तो अब किस पर वेटिंग आएगी दोस्तों? जिस पर उसका सिलेक्शन हुआ था उसी पर ही वेटिंग आएगी। ऐसा नहीं होगा कि जो नीचे का कैंडिडेट्स होगा वो ऊपर बढ़ जाएगा और फिर जो नीचे रिस्पेक्टेड कैटेगरी है उस पर वेटिंग आएगी। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का अगर ओपी में सिलेक्शन हुआ है ओपन कैटेगरी में, तो ओपन कैटेगरी में ही वेटिंग आएगी। मान लेते हैं अगर 50 लोगों को ओपन कैटेगरी में बुलाया गया, 3 लोग अगर ओपन कैटेगरी में मान लेते हैं कि
नहीं निकल पाए या आपके फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आ गई या ज्वाइनिंग नहीं किया, अब तो ज्वाइनिंग का भी प्रावधान आ गया है, तो उनके रिस्पेक्टेड उसी कैटेगरी में आपकी वेटिंग निकलेगी। ऐसा नहीं होगा कि जो नीचे के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको फिर ओपन कैटेगरी में डाल दिया जाए और मतलब 50 सीटें पूरी कर ली जाएँ और उसके बाद जो नीचे की जो कैटेगरी है, उसमें आपकी क्या हो, आपकी वेटिंग निकले। तो ऐसा नहीं होता है। जनरली आपका क्या है कि जिस कैटेगरी में जिसका सिलेक्शन हुआ होगा, हालाँकि उसमें होगा कि भई नीचे के कैंडिडेट्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि जो नीचे के कैंडिडेट्स का उसको ऊपर की कैटेगरी में डाल दिया एंड देन उसके बाद नीचे की कैटेगरी में आपकी वेटिंग निकाली। तो अगर ओपन कैटेगरी में मैंने आपको पहले बता दिया जितने लोग सेलेक्ट होंगे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जितने मान लेते हैं अगर उसमें से 100% अगर सफल हो जाते हैं, तो फिर कोई वेटिंग नहीं आएगी। अगर उसमें से 10 ही लोग सफल हो पाते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि बाकी 40 पे वेटिंग आ जाएगी और 40 पर उसी पर वेटिंग आएगी। ये तो हो गया आपके पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा प्रश्न ये रहता है कि अगर किसी वुमन का सिलेक्शन हुआ है एज़ अ ओपन कैटेगरी, तो उस पर जो नेक्स्ट सीट है वो किसको मिलेगी? अरे भैया सीधी बात है कि अगर किसी वुमन का ओपन कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, तो नेक्स्ट ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ही उसकी सीट मिलेगी। अब वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं उस वुमन के 62.5 मार्क्स है, जो नेक्स्ट उसका जो नेक्स्ट जो बंदा होगा हो सकता है 62.5 वाला ही हो या हो सकता है 62.25 वाला हो, तो वो चाहे आपका मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका उसमें सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर कोई वुमन अपनी रिस्पेक्टेड कैटेगरी में ही सेलेक्टेड हुई है, तो वुमन पे ही सेलेक्ट हुई है, तो वुमन पे ही दोस्तों क्या आएगी आपकी आपकी वेटिंग आएगी। ओके। अब यहाँ पर बात आती है कि भैया कितने तक का आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपकी वेटिंग आएगी। तो पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि वेटिंग आएगी, डेफिनेटली आएगी, 100% आएगी। 2014-15 की इतने समय तक आई, 2018 की भी अभी तक आने में लगी है, 2023 हो गया, 5 साल तक उसकी वेटिंग आती रही। तो काफी सारे कैंडिडेट्स को दोस्तों उससे फायदा मिला। अब वेटिंग कितनी तक आ सकती है? देखिए, अब अगर हम स्टार्टिंग फेज की बात करें, तो अगर आप इनिशियल फेज में है तो 0.25 0.5 तक की दोस्तों आपको वेटिंग आप मान के चलिए, क्योंकि प्रवक्ता और एलटी का साथ साथ एग्जाम होने के घाटा भी है तो फायदा भी है। घाटा ये है कि एक साथ आपके दो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम हो जाते हैं और फिर उसके बाद कैंडिडेट्स आपके क्या होते हैं, एक तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रवक्ता की तैयारी करें या फिर एलटी की तैयारी करें। लेकिन साथ ही साथ जो एग्जाम होने से ये भी फायदा होता है कि कई सारे ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं कि जो कि आपके दोनों एग्जाम को एक साथ क्लियर कर लेते हैं, तो फिर उनके पास क्या रह जाती है, चॉइस रह जाती है कि वो एलटी में जाए या फिर प्रवक्ता में जाए। मोस्टली प्रवक्ता में ही जाते हैं। तो अगर प्रवक्ता में अगर वो गए हैं तो फिर उनके बदले क्या होता है, वेटिंग का प्रावधान होता है। पहले क्या प्रावधान था, पहले ये प्रावधान था कि अगर कोई बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला गया तो फिर उसकी आगे फिर यानी उसकी जो सीट है दोस्तों फिर उसको रिक्त नहीं समझा जाता था। फिर ये मान लिया जाता था कि वो बंदा ज्वाइन करेगा, अगर नहीं ज्वाइन करता तो फिर विभाग दोबारा से अध्याचन बनाएगा, अध्याचन बना के एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को भेजेगा। ठीक है। लेकिन अब डिफरेंट प्रावधान है। अब ये है कि भैया अगर किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो उस व्यक्ति को समय दिया जाता है, पहले भी दिया जाता था, लेकिन अब अगर वो उस समय के दौरान जॉइन नहीं करता है या फिर कोई सूचना नहीं देता है कि भैया मैं एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ, हो सकता है आपको एक्सटेंशन मिल भी जाएगा। कई लोग मेडिकल इमरजेंसी में एक्सटेंशन ले भी लेते हैं। कुछ समय थोड़ा विभाग भी थोड़ा वेट करता है, तो उसके बाद तुरंत क्या होता है, शिक्षा विभाग सूचना दे देता है यूके ट्रिपल एससी को या फिर जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होगी। हालांकि यूकेपीएससी में तो ऐसा नहीं होता है, उसके बारे में भी अब बात करेंगे। तो वो उसको सूचना देगा और तुरंत उसके बाद क्या है, यूके ट्रिपल एससी क्या कर देगा, वेटिंग को निकाल देगा, चाहे उस बंदे ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में असफलता भी अर्जित कर ली हो, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसका हो गया, लेकिन अगर उसने ज्वाइन नहीं किया तो भी उसकी क्या आ जाएगी, वेटिंग आ जाएगी। ये प्रावधान अभी थोड़ा नया है, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात है कि कई लोग ज्वाइन नहीं करते तो फिर उससे सीट आपकी खराब नहीं जाएगी, वो आपकी भर जाएगी। ओके। अब यूकेपीएससी का क्या हिसाब है, यूकेपीएससी जनरली क्या करता है कि वो जितने कैंडिडेट्स होते हैं उससे ज्यादा कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाता है। जैसे कि 100 मान लेते हैं अगर सीट हैं, तो 100 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना बुला के 200 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो एक पूल टाइप का बना लेता है और पहले जो 100 कैंडिडेट्स है उनको ही ज्वाइनिंग देता है। हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल ना हो पाए, तो जो बाकी जो एक्स्ट्रा 100 लोग हैं उनमें से फिर क्या होता है, लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। तो एक तरह की ये पूल बनाना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन भी इस तरह का काम करता है। जब वो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का पैनल बनाता है तो उस समय पर भी वो क्या करता है, एक्स्ट्रा टीचर को बुला के हर साल वो वैकेंसी निकालते हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या कर रहे होते हैं, पैनल बना रहे होते हैं। तो उनको क्या करना होता है, टीचर्स का ऑलरेडी उन्होंने उनको पता है कि कभी भी कोई टीचर जा सकता है, कोई हो सकता है कि आपका मैच्योरिटी मतलब कि आपका
कोई मतलब किसी का मतलब कोई फीमेल लीड टीचर है तो उसको हो सकता है कि मैटरनिटी लीव चाहिए हो या फिर आपकी चाइल्ड केयर लीव में चला गया 1 साल के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि टीचर की आवश्यकता होती है तो उस पैनल में उनके पास ऑलरेडी टीचर होता है तो वहाँ से फट करके कॉल करके उसको बुला लेते हैं। तो कहीं न कहीं यूकेपीएससी भी इस तरह का खेल खेलता है, तो ऑलरेडी क्या करता है वो पूल बना लेता है। तो उससे क्या होता है कि जो बाकी जो टीचर्स हैं, उनको भी बुलाया जा सकता है। अब इसमें एक चीज़ और है, जिसको मैं आगे भी ऐड ऑन करूँगा। देखिए, बात आती है एलटी पदवृद्धि को लेकर। पदवृद्धि को आप समझ लीजिए वेटिंग का मतलब है कि टोटल आपकी सीट्स है वो उतनी ही रहेगी, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको भरना है। कोशिश करनी है कि पूरे के पूरे कैंडिडेट्स को भरा जाए। पदवृद्धि का मतलब ये होता है कि आपके पास जितनी सीट्स हैं और आपने पूरे कैंडिडेट्स भी भर लिए, लेकिन आपने पोस्ट को फिर इंक्रीज़ कर दिया। जितने पद थे उनके सापेक्ष आपने 10% 25% तक इंक्रीज़ कर लिया। उसको हम क्या बोलते हैं? पदवृद्धि बोलते हैं। ठीक है? अब वो जो पदवृद्धि होती है वो दोस्तों एक्चुअली डिपेंड करती है विभाग की नियमावली पर और उसकी नीड्स पर भी। ओके? जैसे कि हम बात करें 2014-15 लेक्चरर की वैकेंसी को लेकर, तो उस समय जितनी भी वैकेंसीज़ आई थी, उस समय पे सारे कैंडिडेट्स फिल हो गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि एक्स्ट्रा 25% की वेटिंग निकाली, जिसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को का सिलेक्शन हुआ, उनको मौका मिला। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है। इसमें अभी यूकेपीएससी ने भी एक प्रेस नोट निकाला था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि किस-किस विभाग में आपकी इस तरह की नियमावली बनी हुई है कि जहाँ पर पदवृद्धि का प्रावधान है। ठीक है? तो वहाँ पर क्या होता है कि जितने कैंडिडेट्स होते हैं, उनका क्या होता है ऑलरेडी एक्स्ट्रा पूल बना लिया जाता है। तो जैसे कि इस बार भी हुआ था, आपने देखा कि लेक्चरर में एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। तो अगर पदवृद्धि मान लेते हैं अगर होती भी है प्रवक्ता में, तो 25% जो कैंडिडेट्स बुलाएँगे वो उन्हीं में से बुलाए जाएँगे कि जिनको कि वहाँ पर आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था और जिन्होंने क्लियर किया और जिनको अभी जॉइनिंग नहीं मिली, तो उनमें से ही लोगों का वहाँ पर अभी फिलहाल सिलेक्शन होगा क्योंकि वो ऑलरेडी पूल में बैठे हुए हैं। तो इतना तो आपने यहाँ पर समझ लेना है, ठीक है? तो हो सकता है आपका भी उसमें हुआ हो। तो ये चीज़ को थोड़ा-सा आपने ध्यान में रखना है। तो पदवृद्धि का मतलब है कि पोस्ट का इंक्रीज़ होना और वेटिंग का मतलब है कि जितनी ऑलरेडी पोस्ट है उसमें अगर कोई अभ्यर्थी कतिपय अभ्यर्थी जॉइन नहीं कर पाता है या उस फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाता है, तो जो नीचे के अभ्यर्थी हैं उनको दोस्तों क्या मिलता है? मौका मिलता है। ठीक है? तो ये दोस्तों यहाँ पर आपने थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। लेकिन एलटी पदवृद्धि की हम बात करेंगे तो एलटी पदवृद्धि में अभी तक फिलहाल इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। पोस्ट इंक्रीज का तो हमने कभी भी कोई केस नहीं सुना। हो सकता है कि आगे कभी एक चीज हो जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल ये पॉसिबल नहीं दिखता है। लेक्चरर में होता है, प्रवक्ता में होता है, लेकिन काफ़ी समय बाद होता है। अगर होगा भी तो पहले 2018 का मेरे हिसाब से होगा और फिर उसके बाद अभी 2020 की जो अभी प्रवक्ता की पोस्ट आई थी, उसमें आपको पदवृद्धि देखने को मिल सकती है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका अगर 0.25 से रुका है या 0.5 से रुका है, तो वो आशा कर सकते हैं और कब तक आ सकती है इस पर भी मैं आपको जवाब दे दूँ। देखिए, अभी आपने समझना है कि अभी तो फिलहाल जॉइनिंग दी जा रही है एक के बाद एक। जॉइनिंग देने के बाद भी उसमें 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है। मिनिमम वैसे 15 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन 15 दिन का मतलब ये नहीं कि आज 15 दिन हो गए तो 16वें दिन बंद। थोड़ा-सा वेट किया जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा। थोड़ा हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स भी आपके क्या हो थोड़ा लिखें कि भई मैं अभी मेडिकल इमरजेंसी में हूँ। क्योंकि हो सकता है ना कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो रिस्क नहीं लेना चाहेगा क्योंकि कोई व्यक्ति है वो ये कह सकता है कि भई मैं तो मेडिकल इमरजेंसी में था, आपने एकदम से जॉइनिंग निरस्त कैसे कर दी? कोर्ट में जा सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि थोड़ा-सा सेफ ऑन द सेफ साइड चल के थोड़ा समय दिया जाता है। पहले ज़्यादा समय दिया जाता था, अब कम समय दिया जाता है। तो उतना आप मान के चलिए कि उतने समय को आप 2 से 3 या 4 महीने आप नहीं मान के चलिए कि उससे पहले आपकी वेटिंग आना मुझे नहीं लगता कि संभव है। तो उतना तो आप मान के चलिए तो तभी आपकी वेटिंग आ पाएगी। लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि उससे पहले आ जाए और जितने भी अभ्यर्थियों को फटाफट से जॉइनिंग मिले। अब एलटी के जो कैंडिडेट्स हैं सबको जॉइनिंग मिल रही है और इसके बाद तुरंत से वेटिंग लिस्ट निकले और ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न होके नई भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।